Okay. Chalo, we'll start discussing. ठीक, क्वेश्चन डिस्कस करना था हमें एंड वी हैव कंप्लीटेड एक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मैंने पढ़ा दिया था आपको, हाफ CV स्क्वायर होता है एंड वेन डी ग्राफ जनरेटर इज नॉट देयर इन द सिलेबस, सो वो नहीं करेंगे हम. चलो, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1. अब पैरेलल, सब लोग टेक्स्ट बुक अपने सामने रखो, दिस विल हेल्प यू फॉर डिस्कशन. A parallel plate capacitor is charged and then isolated. The effect of increasing the plate separation on the charge. So एक कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज कर दिया. So one capacitor is being charged. So parallel plate capacitor is charged and then isolated. So चार्ज करने के बाद मैंने इसको आइसोलेटेड कर दिया. आइसोलेटेड करने का मतलब क्या है कि बैटरी से कनेक्शन है कि रिमूव कर दिया मैंने कनेक्शन को? रिमूव. सो आइसोलेटेड करने का मतलब है कि बैटरी से आई हैव रिमूव द कनेक्शन, है ना. द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस रिस्पेक्टिवली आर. सो मैंने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और बाद में इसके कनेक्शन को, बैटरी से कनेक्शन को ब्रेक कर दिया. तो कनेक्शन से जब आप ब्रेक कर दोगे, कनेक्शन ब्रेक कर दोगे बैटरी से, तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा. करेक्ट. तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, सुपर. चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जैसे आपने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया एंड यू हैव रिमूव फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से आपने कनेक्शन को तोड़ दिया, तो अब चार्ज कोई देगा नहीं, सोर्स खत्म हो गया चार्ज देने वाला. सो देयरफॉर चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? डिक्रीज. सुपर. ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, मैं प्लेट्स के बीच का सेपरेशन को डी को इंक्रीज कर रहा हूं, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, है ना, डिक्रीज कर जाएगा. ग्रेट. पीयूष डिक्रीज करेगा बेटा, क्योंकि मैंने क्या करना है कि ये दोनों प्लेट्स के सेपरेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं ना. हाँ, प्लेट सेपरेशन हम बढ़ा रहे हैं. सो अगर हम प्लेट सेपरेशन इंक्रीज करेंगे मतलब हम डी को इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर आपका ये डी इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस विल डिक्रीज. ओके, पोटेंशियल के साथ क्या होगा? इंक्रीज. सुपर. क्योंकि चार्ज ये कांस्टेंट है, चार्ज इज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा. सो पोटेंशियल विल इंक्रीज. फाइन. कौन सा ऑप्शन सही है? कांस्टेंट, इंक्रीज, डी. ऑप्शन नंबर डी इज कांस्टेंट. सही है ऑप्शन नंबर डी. आ गया था सभी का? कितने लोगों का आ गया था खुद से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1? यस सर. वेरी गुड. गुड. हाँ, ओमकार, एनी डाउट बेटा? नहीं सर, मुझे सॉल्व हो गया था. वेरी गुड, सुपर. चलो, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस कह रहा है कि अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया A एज द प्लेट पैरेलल प्लेट एरिया. सो जो पैरेलल प्लेट एरिया है, मतलब प्लेट का जो एरिया वही डाइलेक्ट्रिक का भी एरिया है, as the plate of parallel plate capacitor and has thickness 3/4D, so 3D/4, where D is the separation between the plates. The change in capacitance when the slab is inserted between the plates is okay. तो पहले जब प्लेट्स हमने इंसर्ट नहीं किया था, जब हमने प्लेट्स इंसर्ट नहीं किया था तब इसका कैपेसिटेंस कितना था? इज इट A एप्सिलॉन नॉट बाय D? लेट्स इसको C नॉट से डिनोट कर देता हूं. तो जब मैंने प्लेट इंसर्ट नहीं किया था तब इसका कैपेसिटेंस था A एप्सिलॉन नॉट बाय D. अब मैंने क्या किया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, प्लेट्स के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया. सो आई हैव इंसर्टेड अ डाइलेक्ट्रिक हियर. सो एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसर्ट कर दिया सच दैट कि ये डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है बेटा वो है 3D/4 और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है D. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है आपको K, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है. अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? Will it be equal to A epsilon naught minus D minus T plus of T by K? तो C dash कितना हो जाएगा? Will it be A epsilon naught by D minus of 3D/4 plus 3D/4K? तो इसको अगर आप एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा D/4.
So implies C dash will be equal to A epsilon naught by D by 4 plus 3D by 4K. हाँ या ना? So इसको फाइनली इधर कैलकुलेट करके लिखता हूँ मैं. C dash will be equal to A epsilon naught by LCM ले लोगे, D को कॉमन करके K plus 3 over 4K. So this will go up. So implies कि C dash कितना हो जाएगा? A epsilon naught 4 into K by D into K plus 3. ये होगा ना नया कैपेसिटेंस. लेकिन आपसे वो नया कैपेसिटेंस नहीं पूछ रहा है, द चेंज इन कैपेसिटेंस पूछ रहा है. क्या आंसर होगा बेटा चेंज इन कैपेसिटेंस का? व्हाट विल बी द आंसर फॉर चेंज इन कैपेसिटेंस? देखो, जब मैंने स्लैब इंसर्ट नहीं किया था तब इसका कैपेसिटेंस कितना था? व्हेन आई हैव नॉट इंसर्टेड द स्लैब, तब इसका कैपेसिटेंस था A एप्सिलॉन नॉट बाय D. जब स्लैब इंसर्ट कर दिया तो अब इसका कैपेसिटेंस ये हो गया 4A एप्सिलॉन नॉट बाय D into K plus 3. ये हो गया ना? तो चेंज इन कैपेसिटेंस व्हेन स्लैब इज इंसर्टेड. तो चेंज कैसे निकालोगे आप? चेंज इन कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? लेट्स से कि मैं इसको डेल्टा सी से डिनोट कर देता हूं. सो डेल्टा सी कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 4A एप्सिलॉन नॉट K 4A एप्सिलॉन नॉट K by D into K plus 3 माइनस ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D, क्योंकि पहले ही एप्सिलॉन नॉट बाय D था, अभी इतना हो गया. सो व्हाट विल बी द चेंज इन कैपेसिटेंस? 4A एप्सिलॉन नॉट K एलसीएम ले लो D ऑप्शन माइनस A एप्सिलॉन नॉट K इनटू माइनस 3A एप्सिलॉन नॉट, है ना? इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो डेल्टा सी कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 3A एप्सिलॉन नॉट K माइनस ऑफ 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D ब्रैकेट ऑफ K प्लस 3. 3 एप्सिलॉन कॉमन ले लो. सो डेल्टा सी विल बी इक्वल टू 3A एप्सिलॉन वी आर टेकिंग कॉमन K minus 1 by D into K plus 3. आया था आंसर सृष्टि? We got the answer. Am I clear? अच्छा, आपसे चेंज नहीं, आपसे डायरेक्ट यही पूछ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा ना 4A एप्सिलॉन नॉट K by A एप्सिलॉन नॉट 4K by D into K plus 3. This is the correct answer. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? D. आपसे डिफरेंस नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट टू कैपेसिटेंस ही पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा D. सुपर. इज इट क्लियर एवरीवन? कौस्तुभ, ओमकार, क्लियर है दोनों कोई पॉइंट? यस सर. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आ गया सभी का कि नहीं? 1:1. ओके. 3 में क्या कह रहा है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड द डिसिपेटेड ड्यूरिंग द चार्जिंग इज बियर अ रेशियो. आंसर विल बी 1:1. होता क्या है समझेंगे इस बात. एक्सीलेंट कौस्तुभ, वेरी गुड. देखो होता क्या है, अगर आप देखोगे सो अगर मैं कैपेसिटर के साथ में एक बैटरी को कनेक्ट कर दूं, इफ आई एम कनेक्टिंग अ बैटरी विद अ कैपेसिटर, बहुत सारे कंसेप्ट इसको डिस्कशन में चले अच्छे कंप्लीट हो जाएंगे. सो अगर मैं कैपेसिटर के साथ एक बैटरी को कनेक्ट कर दूं, लेट्स से कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट का, है ना, और बैटरी ने चार्ज दिया है Q, तो जब ये स्टेडी स्टेट पे आएगा, मतलब कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होगा तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा? Will it be equal to half CV square? The energy stored in the capacitor will be half CV square, है ना, where C stands for the capacitance of this capacitor. और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू CV इंटू C या CV इंटू V, और Q इज इक्वल टू CV होता है. तो एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होगा दिस विल बी Q इंटू V. सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. हाफ इंटू Q इंटू V बोल दो या हाफ CV स्क्वायर बोल दो, व्हाटएवर यू वांट टू से. तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू Q इंटू V. और बैटरी कितना एनर्जी देता है? तो मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो बैटरी इतना एनर्जी दे रहा है, सो बैटरी इज गिविंग एनर्जी Q इंटू V. ये Q इंटू V क्या है? एनर्जी गिवन बाय बैटरी. एनर्जी
given by बैटरी. So this is energy given by battery. और तो बैटरी ने QV एनर्जी दिया और कैपेसिटर ने कितना एनर्जी स्टोर किया, हाफ QV. मतलब लॉस कितना हो गया, लॉस कितना हो गया, इज इट QV माइनस ऑफ हाफ QV. सो जो लॉस हो जाएगा विल इट बी इक्वल टू QV बाय 2. सो आपको इसी का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है. सो एनर्जी लॉस्ट बाय एनर्जी स्टोर्ड. So energy stored by energy lost. So कितना हो जाएगा, हाफ इंटू QV by हाफ इंटू QV. So अगर आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी 1/1. So the ratio will be 1:1. Is it clear? कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा समझा देता हूँ. बैटरी जितना एनर्जी देगा उसमें से हाफ एनर्जी ही कैपेसिटर में स्टोर हो पाएगा. रिमेनिंग हाफ एनर्जी चार्जिंग के प्रोसेस में लॉस हो जाता है हीट के फॉर्म में. सो बैटरी ने एनर्जी दिया आपको Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और आपके कैपेसिटर में कितना स्टोर हो गया, हाफ इंटू Q इंटू V. तो बैटरी ने जो एनर्जी दिया था उसका हाफ एनर्जी ही आप कैपेसिटर में स्टोर कर पाए. रिमेनिंग हाफ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग चार्जिंग. तो जो एनर्जी लॉस्ट हुआ है, एनर्जी जो लॉस हुआ है बाय एनर्जी स्टोर हुआ है कैपेसिटर में, दे आर आस्किंग यू टू गेट दिस रेशियो. सो एनर्जी लॉस्ट भी सेम है, एनर्जी स्टोर्ड भी सेम है, इनका रेशियो निकालोगे तो 1:1 होगा. अथर्व क्लियर है बेटा व्हाट आई सेड? यस सर. I'll again repeat the concept. This is very good concept और इसको समझना जरूरी है. चार्जिंग के प्रोसेस में बैटरी जितना एनर्जी देगा उस एनर्जी का सिर्फ हाफ एनर्जी ही कैपेसिटर में स्टोर हो पाता है. रिमेनिंग हाफ एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड ड्यूरिंग द चार्जिंग. हीट के फॉर्म में या और किसी फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है. सो देखो बैटरी ने कितना एनर्जी दिया आपको, Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी गिवन बाय बैटरी. और कैपेसिटर ने कितना स्टोर किया, हाफ इंटू Q इंटू V. मतलब अगर बैटरी 40 जूल दे रहा है तो कैपेसिटर 20 जूल ही स्टोर कर पाएगा. रिमेनिंग 20 जूल विल बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट या किसी फॉर्म में बर्बाद हो जाएगा. Am I clear? So if you want you can make a point here. Capacitor stores only half of energy given by battery. Remaining half energy is lost in form of heat. So जो बचा हुआ एनर्जी होता है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. Am I clear everyone? क्लियर है बेटा? सार्थक? यस सर. यस सर. गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. देखो ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस हो गया. ये भी सब लिख के रखोगे इसलिए मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आया सभी का? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अ चार्ज प्लस Q and माइनस Q आर प्लेस्ड एट दिस पॉइंट A and B respectively which are at a distance 2L apart. So एक चार्ज यहाँ पे रखा है A पे प्लस Q और दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा है B पे माइनस Q and they are 2L apart, 2L distance apart है. ओके भाई. अब क्या कह रहा है, C is the mid point of A and B. So A और B का एक मिड पॉइंट है C, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये L हो जाएगा. C is the midpoint between A and B. The work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD as shown in the figure is. Okay. So CRD. Okay. ठीक. देखते हैं कॉस्ट. आपसे पूछा गया कि वर्क डन कितना होगा. So, इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे. CRD. This is C. This is R. And this is D. So obvious ही बात, ये डायमीटर हो जाएगा तो ये भी डिस्टेंस L ही होगा. So जब मैं इसको यहाँ से मूव करके यहाँ लेके जा रहा हूँ इस चार्ज को प्लस Q को. So here we are having charge plus Q
और इस प्लस क्यू चार्ज को जब मैं यहाँ से मूव करके यहाँ लेकर जा रहा हूँ तो वर्क डन कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। फाइंड वर्क डन कैसे करोगे, क्या लॉजिक यूज करेंगे हम लोग? वर्क डन निकालने का दो तरीका है, या तो आप एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर कर दो, ओके नो प्रॉब्लम। एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर कर दो तो भी आपको वर्क डन मिल जाएगा, या तो फिर एनर्जी का चेंज निकाल दो तो भी वर्क डन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस इन पोटेंशियल, एनर्जी के चेंज से करना पड़ेगा, राइट ना कौस्तुभ? इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, एफ वेक्टर डॉट डीएस निकालना पॉसिबल सर डिफरेंस इन पोटेंशियल एट बोथ पॉइंट्स डायरेक्शन। एक काम करो, इसका इनिशियल एनर्जी निकाल दो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब चार्ज ये यहाँ पे था कितना हो जाएगा इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? सुपर पूनम, तो यहाँ से इसका एनर्जी अगर आप निकालोगे इनिशियल एनर्जी, सो इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू क्यू बाय एल, इसकी वजह से, और इसकी वजह से कितना हो जाएगा माइनस हाफ, क्यों लिख रहा हूं मैं, सो इसका इनिशियल एनर्जी जब आप लिखोगे बेटा तो इसका इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय एल ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय एल। इसका मतलब कि जो इस चार्ज के पास इनिशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 जूल। तो जब ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे होगा विल हैव नो एनर्जी, लेकिन जब ये चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया प्लस क्यू, तो इसका फाइनल कितना हो जाएगा? नाउ फाइनल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई 2l, क्योंकि अब इसका डिस्टेंस देखो ये हो गया 2l और ये हो गया l, सो बेसिकली इट विल बी 3l नॉट 2l, सो ये हो जाएगा 3l, कि जब ये चार्ज यहाँ चला गया तो इससे डिस्टेंस होगा फ्रॉम हियर टू हियर इज 2l एंड दिस इज अगेन l 3l, और इसकी वजह से हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू बाय, ये मेरा फाइनल हो जाएगा, राइट? सो फाइनल एनर्जी कितना होगा देखिए, दिस विल बी, अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू बाय एल को अगर आप कॉमन ले लोगे, so this is 1 minus 3 over 3, so final energy will be minus of 2/3 1/4 pi epsilon naught q by l, ये होगा ना फाइनल एनर्जी। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है आपका, फाइनल एनर्जी आपका -2/3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू बाय एल आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गया, तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसा वर्क डन करेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसा वर्क डन करेगा? इसको सिंपलीफाई कर दो, पॉजिटिव, ओके, सो माइनस ऑफ 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल, पहले तो ये लिख लेते हैं हम लोग सिंपलीफाई करके, दिस इज माय फाइनल एनर्जी, दिस इज माय इनिशियल एनर्जी। तो आप मुझे बताओ कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया डिक्रीज किया है? डिक्रीज। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया है तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसा वर्क डन करेगा? पॉजिटिव। और एक्सटर्नल फोर्स? नेगेटिव। निकाल दो, आपसे क्या पूछा गया, व्हाट दे आर आस्किंग यू, आप वर्क डन निकालिए, कितना हो जाएगा वर्क डन बेटा इसका? द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू, सो वर्क डन आपसे पूछा गया, वर्क डन कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, सो माइनस ऑफ q इंटू कैपिटल Q, एक और Q तो छोटी रहा है मेरा, q इंटू कैपिटल Q बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l माइनस ऑफ 0, so work done will be equal to minus q into q by 6 pi epsilon naught into l, correct? Am I clear everyone? अब ये वर्क डन हो गया किसकी वजह से, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, हाँ वेरी गुड सार्थक, एक तो वर्क डन ये हो गया नेगेटिव और एक वर्क डन आप पॉजिटिव हो जाएगा, डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल से पूछा है कि इंटरनल से पूछा है, दोनों आपको आता है, यू नो बोथ पॉसिबिलिटीज। सार्थक, प्रोनिका, क्लियर बेटा बोथ ऑफ यू? Yes, sir. आगे बढ़ते, कौस्तुभ समझा कैलकुलेशन? यस। चलो सुपर, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? A parallel plate capacitor has a circular plates of radius 8 centimeter. अच्छा, instead of that kind of plate, अभी मेरे पास ऐसा कुछ प्लेट है. So we are having parallel plate capacitor only. But अब ये जो parallel plate capacitor है उसका ये प्लेट सर्कुलर है and this is having radius of 8 centimeter. Okay. And plate separation of 1 millimeter. So प्लेट का सेपरेशन दिया 1 millimeter का. What will be the change? What will be the charge on the plates if the potential difference is of 100 volt applied? So potential difference कितना अप्लाई किया हमने? 100 volt का. आपसे चार्ज पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? सुपर प्रांजल, पहले तो इसका कैपेसिटेंस निकाल दो. कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D. सो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है. So pi into 8 into 10 raised to power minus 2 का स्क्वायर. Okay. कौस्तुभ का भी है, स्मृति is also getting A, सार्थक का भी है, प्रांजल is also getting A. प्रांजल का B आ रहा है. ओके, आशय का भी हो. फाइन. सो सबका क्लियर है. एप्सिलॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8.85 into 10 raised to power minus of 12 by D. D कितना है? 1 मिलीमीटर. सो 1 into 10 raised to power minus 3. सो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा? C is equal to pi 3.14 या 22/7 कुछ भी कर दो. 8 का स्क्वायर 64 into 8.85 into 10 raised to power minus 4 ऊपर गया तो 3. सो दिस विल बी 10 raised to power minus of 13. ये आएगा ना कैपेसिटेंस फेरेड में. हाँ, Yes, sir. राइट. अभी आपसे चार्ज पूछा गया, कैलकुलेशन आप कर लेना खुद से. सो Q इज इक्वल टू CV. आई एम नॉट वेस्ट टाइम ऑन कैलकुलेशन, आप कर लेना. Q इज इक्वल टू CV. Q पता है, निकालना है आपको. और कैपेसिटेंस दिया 3.14 into 64 into 8.85 into 10 raised to power minus 13 into what? 100. जो भी आएगा that much coulomb will be the final answer. ऐसे ही किया ना सब लोग? Yes, sir. अच्छा, गुड. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहाँ से है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3. ये तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, विल डिस्कस बाद में करेंगे इसको. आंसर ही ब्रीफ वाला. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 शॉर्ट आंसर, सो विल एक्सक्लूड दैट. क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 भी करिए. 3 इज आल्सो देयर एज अ न्यूमेरिकल. 3 करो. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं मैं, फर्स्ट विल कंप्लीट न्यूमेरिकल ओनली. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ डाइपोल विद चार्ज -q and +q लोकेटेड एट 0, -b, 0. सो यानी वो y एक्सिस पे है. सो एक डाइपोल है इस वे में y एक्सिस के ऊपर. आई एम गोइंग विद क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास नहीं है, 1 इज थ्योरेटिकल. सो एक डाइपोल ऐसे प्लेस कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है? थ्योरी है कि न्यूमेरिकल है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है? इज इट थ्योरेटिकल कि न्यूमेरिकल? Theoretical. कर लेना. एक चार्ज यहाँ लोकेट किया है, एक चार्ज यहाँ लोकेट किया. सो हियर वी आर हैविंग वन चार्ज +q और इस चार्ज का कोऑर्डिनेट है 0, b, 0. और यहाँ पे लोकेट किया हमने माइनस चार्ज, इसका कोऑर्डिनेट है 0, -b, 0. ओके, 1 सेकेंड. अब स्मृति क्वेश्चन तो मैं पढ़ लूं. इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड dipole with its charge -q and +q located at -0, -b, 0 and 0, +b, 0 is present in uniform electric field whose equipotential surface are planes parallel to y and z. yz plane parallel है. So ये x axis हो गया, ये y axis हो गया, और सो मैं ऐसे पकड़ के चलो z एक्सिस है इसके. ये मेरा y एक्सिस, ये x एक्सिस. सो दिस विल बी z एक्सिस.
अच्छा, इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है दैट इज पैरेलल टू YZ प्लेन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए. फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस इज YZ प्लेन. आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या करोगे? हाँ, Sir, equipotential surface are perpendicular to the electric field. ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर. ऐसा क्यों भाई? सर क्योंकि उधर सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहता है. हाँ, तो उसे तो फिर अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट उस सरफेस पे नहीं होगा. इम्प्लाइज कि उस सरफेस पे पोटेंशियल यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब वर्क डन इलेक्ट्रिक जीरो फील्ड होगा. कुछ अफेक्ट नहीं करेगा. ग्रेट. मैंने ऑलरेडी पहले बताया था डिस्कशन में, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप चार्ज पार्टिकल को मूव करोगे तो आपको वर्क डन जीरो होना चाहिए. सो यहाँ पे मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस YZ प्लेन है, तो लॉजिकल बात है कि YZ प्लेन के परपेंडिकुलर अगर आप बनाओगे तो वो एक्स एक्सिस ही होगा. अगर ये मेरा YZ प्लेन है तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस ही होगा. तो सिंस इक्विपोटेंशियल सरफेस इज YZ प्लेन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? विल इट बी अलोंग एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस? डिपेंड करता है. सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग एक्स एक्सिस. यस और नो? इज इट क्लियर? हमने पहले बात किया था. ओमकार, आशय, क्लियर है बेटा ये पॉइंट व्हाट आई सेड? यस सर. गुड. Since electric field is always perpendicular to equipotential surface, electric field हमेशा equipotential surface के perpendicular होता है, और इस केस में मेरा equipotential surface is in YZ plane. YZ plane is my equipotential surface. तो इस YZ plane के perpendicular electric field होगा, so that will be along x axis. Okay. अब इसमें क्या पूछ रहा है कि टॉर्क बताइए, हाउ मच टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस. सो एक बात तो भी मुझे क्लियर हो गया, हाँ, सुपर पीयूष, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है. ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, दैट वी कैन डिसाइड. अब मुझे एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा, व्हाट विल बी दैट एंगल हियर? क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो माइनस से प्लस की तरफ जाता है 90 डिग्री. डाइपोल मोमेंट गोज फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज. तो डाइपोल मोमेंट y एक्सिस के लॉन्ग है और इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के लॉन्ग है. तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इस केस में जो एंगल बनेगा वो कितना फॉर्म हो रहा है? इज इट 90 डिग्री? सो इस केस में जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू P इंटू E इंटू व्हाट? साइन थीटा. सो टॉर्क कितना? P इज डाइपोल मोमेंट, सो Q इंटू 2B, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच का लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, ये B है और ये भी B है. सो टोटल डिस्टेंस विल बी 2B. ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू व्हाट? साइन ऑफ 90. साइन 90 डिग्री इज 1. सो टॉर्क कितना हो जाएगा? QE इंटू P. दिस विल बी द टॉर्क ऑन दिस डाइपोल. Am I clear, everyone? Is it clear, everyone? सबको समझ गया पॉइंट? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, वैसे भी कर सकते पीयूष, F क्रॉस R भी कर सकते, दोनों पे फोर्स लगा दो. एक पे फोर्स QE, दूसरे पे माइनस QE, और टॉर्क कपल बन जाएगा एक्चुअली. वो वहां से भी कर सकते. बट मेरा सजेशन होगा पीयूष कैसे ही करो, टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? चार्ज माइनस Q प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन. इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस इज 0, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q बाय Q? आया किसी का आंसर? स्मृति हैज गॉट इट. कैसे किया बेटा? सो पोटेंशियल एनर्जी निकाला और जीरो को इक्वेट किया.
अच्छा, 1 by 1 charges place करें। तीनों ये दोनों माइनस चार्ज है। लेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू x, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस रखा है ना हमने, इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहला चार्ज को लेकर आए, जब मैं पहला चार्ज को लेकर आ रहा हूँ तो कोई वर्क डन है? हाँ, यस पीयूष, वी आर ब्रिंगिंग दैट फ्रॉम इन्फिनिटी ओनली। तो पहला चार्ज को हम लेकर आए, कोई वर्क डन नहीं। तो पहला चार्ज को लेकर आए तो मैंने वर्क डन नहीं किया है, सिंस मैंने वर्क डन नहीं किया तो इसका भाई पहला का एनर्जी तो 0 हो जाएगा। दूसरा चार्ज को लेकर आए, वर्क डन करना पड़ा, कितना, 1/4πε0 q इंटू क्यू बाय एक्स, तो ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा लेकर आए तो इसकी वजह से भी करना पड़ा, कितना, 1/4πε0 q इंटू क्यू बाय एक्स, इसकी वजह से लिखा, एंड प्लस 1/4πε0 q स्क्वायर बाय 2x। सो मेरा जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी माइनस 1/4πε0 q इंटू क्यू बाय एक्स plus minus 1/4πε0 q into q by x and plus 1/4πε0 q square by 2x. Am I clear? So this will be 2 actually. ये मेरा टोटल हो गया. So the total potential energy will be equal to minus 2 into 1/4πε0 q into q by x plus 1/4πε0 q square by 2x, and this should be equal to 0. So अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं, so 2 into 1/4πε0 q into q by x is equal to 1/4πε0 q square by 2x. So 1/4πε0 कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। मुझे क्या पूछा है बेटा, q by q का रेशियो। So q by q is equal to 1/4 and implies कि q is to q will be equal to 1:4. So the correct answer is this. ऐसे किया था ना हमने, याद करो, मैंने डिस्कशन में बताया था पहले आपको कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं। एक एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, पहला को लेकर आया कोई वर्क डन नहीं, दूसरा को लेकर आया तो वर्क डन करना पड़ा, तीसरे को लेकर आया तो दोनों की वजह से वर्क डन करना पड़ा, एंड देन फाइनली हमने उसको 0 से इक्वेट कर दिया। ओके, प्रणिका तुम्हारा नहीं आता बेटा आंसर? सर आया था सर। ओके, वेरी गुड। एंड पीयूष तुम्हारा? आया सर। गुड। सार्थक, कौस्तुभ? यस। चलो, ये सब धड़ होना चाहिए, बहुत टफ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? A capacitor has some dielectric between the two plates. Up to question number 4, is it clear to everyone? Question number 4 तक सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ, देख लो वैष्णवी स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? A capacitor has some dielectric between its plates and the capacitor is connected to a DC source. बैटरी से कनेक्ट किया डाइलेक्ट्रिक के साथ। The battery is now disconnected and then the dielectric is removed. State whether the capacitance energy stored in it, the electric field, सब पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा ये आपसे पूछा गया। It's a good question. Okay. इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, अच्छे से एनालाइज करेंगे और तुम ही लोग आंसर करोगे मुझे। एक कैपेसिटर का प्लेट है और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक था पहले से, सो वी वर हैविंग द डाइलेक्ट्रिक, राइट। सो इसमें ऑलरेडी पहले से डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड था। सो इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक था। अब क्या किया था मैंने कि इसको बैटरी से एक्सटर्नल डीसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ था, इसका मतलब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। सो डीसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ था, इंप्लाइज कि कैपेसिटर अब ये फुल्ली चार्ज हो गया है ना। A capacitor has some dielectric between its plates and the capacitor is connected to a DC source. डायलेक्ट्रिक डाल के मैंने डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया था। The battery is then disconnected. So बैटरी को भी आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। चलो, so बैटरी को मैंने अभी डिस्कनेक्ट कर दिया। So once I have disconnected the battery, अब क्या कह रहा है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद
द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। अब ये डाइलेक्ट्रिक को हम इसमें से रिमूव करके बाहर निकाल देते हैं। स्टेट वेदर द कैपेसिटेंस, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड वोल्टेज। तो मुझे पहले तो बताना है कैपेसिटेंस के बारे में, उसके बाद कैपेसिटेंस हो गया, एनर्जी के बारे में, एनर्जी स्टोर्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद वोल्टेज, इन सब के बारे में चर्चा करना है। ओके, चलिए, अगर मैं इसके अंदर से, कैपेसिटर के अंदर से अगर डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दूं, क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा? अगर मैं इस कैपेसिटर के अंदर से डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करूं, कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा? Sir, it will decrease. इट विल डिक्रीज। Yes. तो कैसे? कौस्तुभ एक्सप्लेन करो। yes. बोलो। सर इसका थिकनेस, सर मतलब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए डालते हाँ हैं। बराबर, डाइलेक्ट्रिक का मेरा मोटिव यही है कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट, और वैसे भी आप सोचो, अगर बगैर डाइलेक्ट्रिक के होते तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये कैपेसिटेंस होता। जब मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया था तो अब मेरा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाई के, ये हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस। हाँ, सुपर, आशय, प्रांजल दोनों का सही है, गुड। अब खुद सोच के देखो भाई, d माइनस टी प्लस के, अब लॉजिकल बात है कि t बाई के का जो रेशियो होगा वो तो t से कम ही होगा। मतलब अल्टीमेटली ये जो टर्म है t प्लस टी बाई के, ये टर्म का जो रेशियो होगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो d में से इसको हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर को, ये डिनोमिनेटर होगा वो इससे तो कम ही होगा, तो ये जो फ्रैक्शन होगा इससे ज्यादा होगा, ये c से ज्यादा होगा। अब लॉजिकली सोच के देखो, t प्लस टी बाई के विल बी लेस देन t। ऑब्वियस सी बात है कि k का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, सो t बाई के विल बी लेस देन t। तो इसका मतलब कि t माइनस टी प्लस टी बाई के को जब आप d से सबट्रैक्ट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा, ये लॉजिकल बात है, ये वैल्यू d से तो छोटा ही होगा। तो इस केस में जो डिनोमिनेटर है वो इस वाले डिनोमिनेटर से कम है, इसका मतलब कि c डैश विल बी मोर देन c। तो जब हम इसके अंदर से ये डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर देंगे तब लॉजिकल बात है कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया। अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो फ्रैक्शन डिक्रीज कर, अगर ये इंक्रीज करेगा तो फ्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, सो कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, राइट। वैसे भी सोच सकते हो या ऐसे भी सोच सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक हम कैपेसिटर के अंदर इसलिए तो डालते हैं ताकि उसका कैपेसिटेंस बढ़े, और अगर हम डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है लॉस हो जाएगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। यस और नो? सार्थक, पीयूष, ओमकार, क्लियर है तीनों को पॉइंट ये? यस सर। यस सर। मैंने क्या बोला, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। अगर मैं कैपेसिटर के प्लेट के बीच में से डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दूंगा, सो डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करने के बाद ये जो डिनोमिनेटर में है वो इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे सिर्फ d था, यहाँ पे d माइनस टी प्लस टी बाई के था, सो ये वाला टर्म हटने की वजह से डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया। अब अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाएगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा, सो कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। एम आई क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर यहाँ तक पॉइंट बेटा? उसके बाद मुझे बताइए वोल्टेज, फिर इन दोनों पे आता हूँ। वोल्टेज के साथ क्या होगा? इंक्रीज। कैसे? Q इज इक्वल टू CV। तो भाई डाइलेक्ट्रिक को रिमूव किया, चार्ज को तो वही है क्योंकि बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, तो चार्ज कांस्टेंट है। अब अगर चार्ज कांस्टेंट है और अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज कर गया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज। सुपर। चलो जरा एनर्जी पे चलिए, एनर्जी पे चलिए। डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है। ऐसे सोच लो, एनर्जी को कंफ्यूज करोगे तो हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी। सो क्यू तो सेम है, सी
जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो रहा है? इमेजिन करके मुझे सोच के बताइए एनर्जी के साथ क्या होगा। आराम से लॉजिक लगा के बोलो, एनर्जी के साथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज कैसे? सर, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है और वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। चार्ज कांस्टेंट है और वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। ओके, ओके, स्मृति सिंह, एनर्जी विल इंक्रीज एज सी इज डिक्रीजिंग। तो एनर्जी एक्स्ट्रा आएगा कहां से? एनर्जी एक्स्ट्रा कहां से आएगा? अगर आप एनर्जी इंक्रीज करने की बात बोल रहे हो तो एनर्जी आएगा कहां से? सर, हमने अभी वो बैटरी से कनेक्ट किया था ना। तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ना, वो बैटरी से कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज हो गया। जब एक बार वो प्रांजल चार्ज हो चुका है, चार्ज होने के बाद मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर रहा हूँ। तो बैटरी से डिस्कनेक्टेड, हाफ एनर्जी स्टोर होता है, हाँ, तो दैट इसके लिए वो नहीं, सर डाइलेक्ट्रिक्स हाँ, हाँ। देखो, जब आप यहां से सोचोगे एनर्जी के बारे में, एनर्जी होता है हाफ इंटू क्यू स्क्वायर। चार्ज कांस्टेंट है, सी डिक्रीज कर दिया तो एनर्जी क्या हो जाएगी? पहली बात तो इंक्रीज करेगा, राइट? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये तो चमत्कार हो गया कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है कैपेसिटर के अंदर। ये कहां से बढ़ रहा है? वो क्या रहा है? सर डाइलेक्ट्रिक में थोड़ा सा एनर्जी स्टोर हो। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। आप खुद सोच के देखो, ये डाइलेक्ट्रिक की इस साइड में कौन सा एनर्जी है? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर होता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, और यहाँ पे क्या इंड्यूस होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पे, इस डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्ज पे क्या अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये जो प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है वो डाइलेक्ट्रिक के जो यहाँ पे चार्ज था माइनस, इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा? विल इट अप्लाई अट्रैक्शन का फोर्स? अब जब मैं इस डाइलेक्ट्रिक को यहां से रिमूव कर रहा हूं, इस डाइलेक्ट्रिक को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, खींच के बाहर ले जा रहे हैं, तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इस डाइलेक्ट्रिक पे कैसा वर्क डन कर रहा है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। अगर ये डाइलेक्ट्रिक पे ये कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क डन कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। ये होता है। तो जब आप वो डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करते हो, डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करने में जो आपने वर्क डन किया है, वही वर्क डन इस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एक्स्ट्रा स्टोर होता है, और इसलिए एनर्जी इंक्रीज करता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करोगे, ये प्लेट के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डाइलेक्ट्रिक के इधर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया था उस पे वो अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा था, और जैसे ही इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा था और इसको जब हम खींच के बाहर लेके जा रहे थे, तो दिस कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क कर रहा है कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क डन कर रहा है तो इसका मतलब कि एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना, एनर्जी विल इंक्रीज। कौस्तुभ, लॉजिक समझ में आया? डाइलेक्ट्रिक के अंदर एनर्जी स्टोर नहीं होता, ये वर्क डन होता है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। वेरी गुड। ये ध्यान रहना चाहिए लॉजिक। हालांकि ये सब आपके बोर्ड्स में नहीं आएगा, बट यू शुड नो। तुमसे सब इतना ही पूछेगा एनर्जी इंक्रीज किया या नहीं, बट आपको पता होना चाहिए एनर्जी में इंक्रीज एक्चुअली हो क्यों रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? हाँ पीयूष, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। वोल्टेज के बारे में पूछ रहे हो क्या? अच्छा, वोल्टेज देखो, Q इज इक्वल टू CV। ध्यान से देखना पीयूष, चार्ज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस डिक्रीज कर गया, तो चार्ज अगर कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रहा, तो वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा ना उसको बैलेंस करने के लिए, तब उस केस में वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा। यस सर। ओके, अच्छा आशय, कैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या सोचा? इंक्रीज कैसे कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड?
सर बिकॉज डाइलेक्ट्रिक निकाला तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो नाउ वो नहीं है। ओके चलो स्मृति तुम्हारा क्या लॉजिक है? The same logic है। सेम लॉजिक, दोनों सही लॉजिक है। देखो तुम्हारा कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो कैसे दिमाग काम करता है, बिल्कुल सही है। मैं एक और लॉजिक देता हूँ। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी अगर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम? इज इक्वल टू पोटेंशियल वी बाय डी, ये भी तो एक लॉजिक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी, डी वही का वही है। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा इंक्रीज कर गया, सो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा? यस सर। ऐसे भी सोच सकते यस सर। ऐसे भी सोच सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसे तुम्हें मन करता वैसे आप सोचिए, सब टू यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी। मुझे पता है कि जब मैंने डाइलेक्ट्रिक को बाहर रिमूव किया है और ये अगर ये आइसोलेटेड है तो इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, डी वही का वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। फाइन, क्लियर एवरीवन? सार्थक? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस अ पैरेलल एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 and C2 with their capacitance in the ratio 1:2. So C1 और C2 का रेशियो है 1:2 with the so that energy stored these two become the same. अच्छा ये तो आसान है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले वाले में एनर्जी कितना स्टोर होगा? 2:3। वेरी गुड स्मृति। पहले वाले में एनर्जी कितना स्टोर होगा? दिस विल बी हाफ इंटू C1 इंटू V1 का स्क्वायर। दूसरे वाले में कितना स्टोर होगा? हाफ इंटू C2 इंटू व्हाट? V2 का स्क्वायर। ले लो भाई दोनों का रेशियो, क्योंकि एनर्जी सेम है। E1 इज इक्वल टू E2 दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में, दे शुड हैव सेम एनर्जी, सो मैं डायरेक्टली E लिख देता हूँ। दोनों का रेशियो ले लीजिए, कितना आ जाएगा? हाफ इंटू C1 इंटू V1 का स्क्वायर ओवर हाफ इंटू C2 इंटू V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाफ से हाफ चला गया, सो दिस विल बी V1 का स्क्वायर बाय V2 का स्क्वायर। सर सीरीज और पैरेलल में पूछा हाँ है। सीरीज पैरेलल में डायरेक्ट एनर्जी का रेशियो देता हूँ। C1 by C2 is equal to this, तो C1 कितना हो जाएगा? C2 by 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। C1 will be equal to C2 by 2। तो पहले हम सीरीज में देखते हैं, तो सीरीज में इसका इक्विवेलेंट कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा? 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2। C2 की जगह पे या C2 की जगह पे भी करना है 2C1 रख सकते हैं ना रेशियो से। सो 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by 2 of C1। सो एलसीएम ले लोगे, so 1 by C will be equal to 3 by 2C1। so C will be equal to 2C1 by 3। तो इस केस में एनर्जी कितना स्टोर होगा सीरीज में? हाफ इंटू 2C1 by 3 इंटू V1 का स्क्वायर। ये होगा ना एनर्जी स्टोर्ड इन दिस केस। अगर हम पैरेलल के बारे में चर्चा करें, इफ आई डिस्कस अबाउट पैरेलल, कैलकुलेशन देख लेना बेटा, बराबर है ना? तो C2 इज इक्वल टू 2C1 बराबर प्लेस कर दिया। पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? विल इट बी C1 प्लस C2। सो पैरेलल में कितना हो जाएगा? C2 की जगह आप 3C1 रख दोगे, सो दिस विल बी 3C1। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा पैरेलल में? विल इट बी इक्वल टू हाफ इंटू 81/4। करने का 81/4 कैसे आएगा? इंटू V3C1 इंटू V2 का स्क्वायर। अब ये सीरीज और पैरेलल का दोनों का एनर्जी सेम दिया, टेक आउट द रेशियोज। कितना हो जाएगा अगर आप इसका रेशियो ले लोगे? सही है। सो अगर मैं दोनों का रेशियो सेम दिया है तो एनर्जी सेम है, सो सीरीज बाय पैरेलल निकालना। किसका रेशियो पूछ रहा है मुझे?
पहले सीरीज है बाद में पैरेलल है, पैरेलल एंड सीरीज उल्टा पूछ रहा है, पैरेलल और सीरीज पूछ रहा है एक्चुअली। फाइंड द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल, सो पैरेलल बाय सीरीज पूछ रहा है। तो ये मेरा पैरेलल था और इन दैट इज सीरीज, सो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 3c1 इंटू v2 का स्क्वायर बाय हाफ इंटू 2c1 बाय 3 इंटू v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये हाफ से हाफ कैंसिल, ये c1 से c1 कैंसिल हो जाएगा, सो v2 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर will be equal to 2 by 9. So v2 by v1 will be equal to root 2 by 3. So मेरे से रेशियो पूछा गया, so v1 is to v2 will be root 2 is to 3. So the correct answer will be this, root 2 is to 3. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा root 2 is to 3. Am I clear? समझा क्वेश्चन नंबर 6? आशय, ओमकार, क्लियर है कैलकुलेशन? यस सर। गुड। सार्थक, प्रांजल, वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो, अगर फॉर्म थोड़ा अभी जबकि कैपेसिटर में मुझे थोड़ा और पढ़ाना बाकी, एक लेक्चर और लगेगा बिफोर कंप्लीटिंग। अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो एक सारे क्वेश्चंस लाइन से बन जाएंगे, बस कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ना है। ये किसका आंसर है स्मृति? अच्छा नेक्स्ट वाले का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है two charges of magnitude -4q and +2q are located at 2a, 0 and 5a, 0. So x एक्सिस पे रखा हुआ है इसको। So x एक्सिस पे दो चार्जेस हमने प्लेस किया है। This is my x axis. Okay. Let's say this is my y axis. So एक चार्ज मैंने प्लेस किया -4q 2a, 0 पे। So यहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया -4q 2a, 0 और दूसरा चार्ज प्लेस किया है प्लस ऑफ 2q and this is at 2a, 0. So 5a, 0. This is at 5a, 0. ऐसे चार्ज प्लेस किया है। What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 4a with center at the origin? अच्छा, so एक sphere है जिसका रेडियस 4a है और उसका सेंटर ओरिजिन है। So 4a हो गया, इसका मतलब कि तो ऐसे ही गया ना, ये इससे तो पास करेगा ही नहीं। So इससे पास अगर नहीं करेगा क्योंकि 4a ही है, हाँ बराबर, सुपर। तो ये चार्ज तो बाहर हो गया और मुझे पता है कि फ्लक्स जो बनता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज की वजह से बनता है। इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा -4q/ε। अच्छा, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अच्छा -4q, बेटा माइनस भी लगा दो। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? The flux is coming inside. कमिंग इनसाइड, करेक्ट, सुपर। सो क्योंकि ये जो आपने प्लॉट किया है स्फीयर, इस स्फीयर का रेडियस आपका 4a है। 4a मतलब ये 5a वाला चार्ज तो बाहर रहेगा गॉस स्फीयर के, तो ये चार्ज इस पे स्फीयर में नेट फ्लक्स नहीं बना, फ्लक्स बनाएगा बट नेट फ्लक्स नहीं बना पाएगा। तो नेट फ्लक्स सिर्फ ये अंदर वाला चार्ज बना पाएगा -4q/ε। सो इसका आंसर हो जाएगा -4q/ε। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, a 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। सो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड है, इज चार्ज बाय अ 300 वोल्ट सप्लाई। सो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया 300 वोल्ट का। ओके कौस्तुभ, लेट्स सी बेटा, 300 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफैरेड। ओके, तो पहले इसके पास कितना एनर्जी रहेगा? Will it be equal to half into CV square? So initially इसके पास कितना एनर्जी रहेगा? half into 6 into 10 raised to power -6 माइक्रोफैराड into V square. So 300 का स्क्वायर। So initially this will have energy equal to what बेटा? half into 6 into 10 raised to power -6 into 9 into 10 raised to power 4. So this will get cancelled, 3 हो जाएगा, 9 3 27. So initially जो इसके पास एनर्जी रहेगा वो 27 into 10 raised to power -2
दैट इंप्लाइज जो इनिशियली एनर्जी रहेगा दैट विल बी 0.27 जूल। क्या इतना एनर्जी इसके पास पहले रहेगा? राइट। अब क्या कह रहा है कि ये 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया है एंड इज कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब ये 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ 1 सेकेंड, इसको क्या किया हमने, ओके लनिका का भी वही, कौस्तुभ का भी वही, ठीक है। इसको क्या किया, डिस्कनेक्ट करने के बाद आई हैव कनेक्टेड दिस विद अनदर कैपेसिटर, और जिसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड और ये था मेरा 6 माइक्रोफैराड। ये तो चार्ज है 300 वोल्ट पे। अब क्या होगा, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके ठीक, प्रांजल, प्लनिका, कौस्तुभ सबका सही है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये तो कैपेसिटर मेरा चार्ज है और ये कैपेसिटर अनचार्ज है, अब क्या होगा, क्या ये वाला कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा? इसमें से इस पे चार्ज होने लगेगा ना, और कब तक चार्ज होगा? दोनों का इक्वल नहीं होता है। दोनों का इक्वल क्या नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल ना, दोनों का सेम होना चाहिए, तब तक ये चार्ज होगा। तो देखिए पहले इसके पास चार्ज कितना था, लेट्स से कि बाद में चार्ज Q1 और इस पे Q2 चला गया, तो पहले इस पे चार्ज कितना था, Q is equal to CV, so Q पहले चार्ज कितना था, Q is equal to CV, so Q is equal to 6 into 3 1800 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पे पहले था। तो लॉजिकल बात है, बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम है। सो 1800 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, मान लेते इसका कॉमन वोल्टेज V है। सो कैन आई से 1800 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू V, कि दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। मैंने बताया था कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जो पोटेंशियल इस कैपेसिटर का है वही पोटेंशियल इस कैपेसिटर का हो जाना चाहिए, तभी वो चार्जिंग बंद हो जाएगा, तब तक वो चार्ज होता रहेगा। सो 6 3 are 9, सो ये कैंसिल हो जाएगा। 1800 इज इक्वल टू 9 इंटू V 200। सो क्या मेरा जो कॉमन वोल्टेज आएगा विल इट बी इक्वल टू 200 वोल्ट? यस और नो? कॉमन वोल्टेज आएगा क्या बेटा 200 वोल्ट? Yes, sir. अब फाइनल एनर्जी निकाली, तो इसका भी वोल्टेज 300 से ड्रॉप करके 200 हो गया और इसका भी 200 हो गया कॉमन वोल्टेज, अब 300 नहीं है। सो फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगी, फाइनल एनर्जी जब आप निकालोगे, सो हाफ इंटू C 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इसका वोल्टेज का स्क्वायर 200 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। Am I clear, everyone? So therefore, ये हो जाएगा 3, this is 4. So final energy will be 3 into 4 12 into 10⁻⁻2 plus 6 into 10⁻⁻2. I hope calculation समझ रहा होगा। ये तो 6 कर दिया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 into 3 is 12 into 10⁻4 minus 6 तो -2, यहाँ से कैंसिल हो गया 2, 3 2 6 into 10⁻⁻2। So final energy कितना हो जाएगा 18 into 10⁻⁻2। So finally we will be having 0.18 जूल। तो पहले आपके पास 0.27 जूल था, अभी आपके पास 0.18 जूल है, बच गया है। तो एनर्जी का लॉस कितना हुआ है, लॉस्ट एनर्जी will be equal to what, 0.27 minus 0.18, कितना एनर्जी बच गया, 0.09। हाँ 0.09, इतना एनर्जी आपका लॉस हो गया। देखो मैं इसमें लॉजिक क्या यूज किया बेटा, मैंने लॉजिक था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक अनचार्ज कैपेसिटर से चार्ज कैपेसिटर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो गया तब तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट। और पहले एनर्जी मैंने निकाला, बाद में एनर्जी निकाला इन दोनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे, तो पहले के रिस्पेक्ट में बाद में एनर्जी आपको कम मिलेगा। तो मतलब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी का लॉस हो गया, एंड दिस इज द लॉस 0.09 इज द लॉस ऑफ एनर्जी।
हाँ, यू कैन डू इट बेटा। तो अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो दैट विल इंडिकेट कि लॉस हुआ है। अगर मैं इनिशियल माइनस फाइनल करता हूँ तो माइनस साइन नहीं आएगा, नहीं आया है मैंने, लेकिन पहले ही लॉस लिख दिया है, अल्टीमेटली वो माइनस ही है। इज इट क्लियर पीयूष? अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे बेटा तो माइनस आ जाएगा, मैंने लॉस लिख के इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया जस्ट टू हैव पॉजिटिव वैल्यू, सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड माइनस। Am I clear everyone? Yes, sir. ठीक, so अच्छा टाइम हो गया, ठीक, we'll wind up for here only. Question number 9 से लेकर question number 13, so few questions are remaining, we'll do it tomorrow. और कल के लेक्चर में एक और छोटा सा पार्ट है कैपेसिटर का पढ़ना, वही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, so we'll do that tomorrow. So tomorrow will be the last lecture for electrostatics. In the coming week we'll start with the next chapter. Am I clear everyone? Yes. हाँ, कल का लेक्चर में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस करेंगे। 13 में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मुझे मिलेगा, जीआई के बच्चे ने तो करके रखा हुआ है, बाकी लोगों को मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 13 विल डिस्कस टुमारो, एंड फ्यू टॉपिक, वन स्मॉल टॉपिक इज रिमेनिंग, वही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आई विल सेंड द क्वेश्चन ऑन ग्रुप HC वर्मा का। फाइन, ठीक है बेटा, विल वाइंड अप फॉर टुडे, विल डिस्कस टुमारो। Thank you. sir. बाय Thank you, sir. Bye, sir. बाय। Bye, sir. हाँ बाय। हाँ यस पीयूष, टुमारो विल बी डिस्कसिंग HC वर्मा मॉर्निंग लेक्चर। बाय बाय। Bye, sir.